ये अंदर का असेंबली चेंज होने वाला है। ब्रांड न्यू जैसा लग रहा है भाई। ये स्प्रॉकेट और ड्रम के बीच में कोई भी प्ले नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाइक आपकी आवाज़ करती रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं पल्सर 220 का मेंटेनेंस सीरीज़ एंड पता नहीं ये कौन सा पार्ट होने वाला है। मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है कि बाइक का आउटकम कैसा रहेगा इतना सारा काम करवाने के बाद भी। तो चलो दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है। अभी तक इंजन का हेड नहीं खुला है, सारे स्ट्रट्स ओपन हो गए हैं लेकिन जगह नहीं बन पा रहा है कि इंजन का हेड खोला जाए। इंजन का जो हेड का कैप होता है, ये देखो एग्जॉस्ट खोल के यहाँ रखा हुआ है एंड इंजन का हेड खोलने की कोशिश हो रही है। एंड अभी डिसीजन ये बना है कि सारे जो मेन बोल्ट्स हैं उनको खोल दिए जाएंगे, 1 2 एंड वहाँ एक और रहता है 3 एंड ऊपर क्लैम्प तो खुल ही गया है। तो ये सब खुलने के बाद इंजन थोड़ा सा साइड होने वाला है, उसके बाद ही ये जो इंजन कैप है वो खुल जाएगा। उसके बाद टाइमिंग चेन एंड कैम का काम होने वाला है। अभी ये देखो मेन बोल्ट इंजन का ये खुल गया, अभी 2 और बाकी है, 2 खुलेंगे उसके बाद ये बाहर आएगा। इंजन जो थोड़ा सा साइड होगा उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। देखो भाई, अब देख करके तो लग रहा है कि निकल जाएगा। बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद मुश्किल लग रहा है यार। क्यों बजाज वालों, क्यों यहाँ पे क्यों गैप नहीं दे सकते तुम लोग यार। तो एक और मेन बोल्ट खुल रहा है इंजन का। ये देखो कैम, इधर इनटेक वेल्व है, इधर एग्जॉस्ट वेल्व है। इस मोमेंट पर पास वाले रोड से बहुत नॉइज़ आने लगा था तो मैंने वॉइस ओवर करने का सोचा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे रॉकर दिखा रहा था एंड अभी देखो कैम, ये पुराना वाला कैम है एंड ये पुराना वाला कैम अब निकल रहा है। एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे जा कर के कि कैसे ये घिस चुका है। ये देखो इस जगह पे ये इस तरीके का घिस चुका है एंड कुछ प्रोफाइल बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के घिसा है इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वेयर एंड टीयर की वजह से इस जगह पे घिस चुका है एंड जिसके वजह से इनटेक एंड एग्जॉस्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा था बाइक में। आई गेस ये एग्जॉस्ट वाला ही था। एंड ये देखो चेन पैड है ये, जिसको टाइमिंग चेन का गाइड भी कहा जाता है। तो गाइड अगर आप चेंज करके देखते हो तो हो सकता है चेन नॉइज़, जो टाइमिंग चेन नॉइज़ होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। लेकिन टाइमिंग चेन अगर आप पूरा सेट चेंज कर देते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये नया कैम है एंड यहीं पे गड़बड़ हुआ था। क्या गड़बड़ हुआ था वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताने वाला हूँ, लेकिन इतना जान लो कि ये एंड्योरेंस का है, ये बजाज का जेन्युइन पार्ट नहीं है, ये एंड्योरेंस का OEM पार्ट है। एंड ये टाइमिंग चेन का जो ऊपर वाला स्प्रॉकेट होता है उसको मैच करके देख रहे हैं एंड नए वाले कैम में हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं इसको। तो सब कुछ तो बहुत अच्छे से हो गया था, फिट भी बहुत अच्छे से हो गया था। इसके बाद ये नया वाला जो कैम शाफ्ट है आप देख रहे हो, ये जाके इंजन में फिट हो जाता है, नया टाइमिंग चेन भी लग जाता है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। टाइमिंग चेन ये जो आप देख रहे हो ना, ये 100 लिंक्स वाला होता है। ये हमने पार्ट नंबर दे के ऑर्डर करवाया था, फिर भी हम लोग मैच करके देख ले रहे हैं एक बार फिज़िकली कि कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड ये अब लग रहा है, नीचे वाले स्प्रॉकेट पे जाके लगता है जो कि क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। टाइमिंग चेन के हेल्प से ही कैम शाफ्ट भी क्रैंक शाफ्ट के साथ ही घूमता है एंड जो वेल्व्स हैं, इनटेक एंड एग्जॉस्ट जो वेल्व्स होते हैं उनको ओपन एंड क्लोज करता है सही टाइम पे। तो टाइमिंग चेन का सही होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी बाइक में क्या हुआ था कि टाइमिंग का ही गड़बड़ हो गया था, जिसके वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैं आपको व्लॉग में इसी टाइम पे बता दे रहा हूँ कि बाइक स्टार्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इस कैम के वजह से। ये जो कैम है ना, ये एंड्योरेंस का कैम है जिसमें 2 mm ज़्यादा आपको हाइट मिलता है। जो इनटेक वाला जो कैम है ना, जो फॉलोअर को लिफ्ट करता है एंड देन इनटेक वाल्व ओपन होता है, वो 2 mm ज़्यादा था। तो उसकी हाइट 2 mm ज़्यादा थी, जिसके वजह से बाइक का टाइमिंग पूरा ही बिगड़ गया एंड एंड में आप देखोगे बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो ये वाला प्रॉब्लम क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अगले वाले व्लॉग में। अभी के लिए आप देख लो, नया कैम यहाँ पे लग गया है, टाइमिंग चेन भी लग गया है, टाइमिंग भी मैच हो गया है, जो ऊपर में टी होता है एंड बाकी मार्किंग्स होता है, सब कुछ देख करके मैच हो गया है। उस तरफ भी मैग्नेटो में हमने देख लिया था कि टी ऊपर है, मतलब टॉप डेड सेंटर में था। हमारा जो बाइक का इंजन का पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर में था। टाइमिंग चेन सेट हो जाने के बाद हमें तो लग रहा था कि सब कुछ सही है, तो अब हम लोग पैकिंग की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है। इंजन के हेड पे क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी पैकेजिंग अच्छे से की जा सके, वरना आपको ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलेगी पल्सर 220 में। बिकॉज बहुत ही कॉम्पैक्ट इंजन है, काफ़ी हाई प्रेशर में ऑयल रहता है इसके पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। यहाँ आप देख सकते हो रॉकर्स बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं था।
टैपेड मैं आपको यहाँ दिखा रहा था कि टैपेड यहाँ से सेट होता है। यहाँ पर फीलर गॉज लगा करके क्लियरेंस सेट किया जाता है, बिकॉज जो वेल्व्स होते हैं ना वो हीट होकर एक्सपैंड होते हैं, जिसके लिए आपको क्लियरेंस देना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ जो पार्ट देख रहे हो ये है क्लच सेंटर असेंबली पल्सर 220 का। इसमें क्लच प्लेट्स रहती हैं एंड जिसको हम लोग फ्रिक्शन प्लेट कहते हैं वो रहती है, प्रेशर प्लेट्स रहती हैं, स्प्रिंग लोड रहता है एंड लॉक नट वगैरह सब कुछ रहता है। तो पूरा ही सेट है जो कि 1600 का है। सबसे महंगा पार्ट यही था इस बार के मेंटेनेंस सीरीज़ का। इसको भी लगाने का एक तरीका है, या डायरेक्टली जाके फिट नहीं होने वाला है आपके क्लच हब में। क्लच हब हमारी बाइक का बिल्कुल सही था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया था कि क्लच हब एंड पीछे जो फ्लाईव्हील होता है उसके बीच में कोई भी प्ले नहीं होना चाहिए। एंड ये तरीका आप देख लो क्लच असेंबली फिट करने का। आपको जो स्प्रिंग लोड है ना उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो क्लच असेंबली है, जो क्लच सेंटर असेंबली है वो क्लच हब के अंदर में जाता है, वरना ये डायरेक्टली फिट नहीं होने वाला है। बिकॉज इसको थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट करना ही पड़ता है, वरना ये जाके नहीं बैठेगा। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ जो फ्रिक्शन प्लेट होता है वो डैमेज हो सकती है एंड क्लच आपका फिर अब नॉर्मल बिहेव करेगा। एंड इसको टाइट करने का भी एक तरीका है, क्रॉस टाइट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये स्प्रिंग लोडेड है तो हर तरीके से हर साइड से आपको इक्वली लोड देना पड़ेगा, तब जाके क्लच आपका सही काम करने वाला है एंड फिट भी प्रॉपर आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे टाइट हो रहा है, आप देख सकते हो सामने। एंड इसके बाद थोड़ा बहुत काम ही बचा था, बाइक पैक होने वाली थी। आप देख सकते हो यहाँ पे नया गैस्केट लग रहा है, ये जो क्लच हाउसिंग का गैस्केट है ये नया लग रहा है। ये हर बार नया ही लगता है जब भी खुलता है। एंड क्लच हाउसिंग यहाँ पे लग रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा ऑयल कूलर है वो नीचे पड़ा हुआ है, इसको भी खोला गया था बिकॉज ईज़िली खुल नहीं रहा था। बाइक के जो इंजन हेड का कैप है वो खुल नहीं रहा था आराम से, तो बहुत कुछ खोलना पड़ा था। तो इस कंडीशन में बाइक को देख के काफ़ी ख़राब लगता है, लेकिन ज़रूरी भी है। अब इंजन ऑयल डालने का टाइम था, तो इंजन ऑयल में हमेशा मैं आपको रेकमेंड करता हूँ मोटुल 3100, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एंड परसिस्टेंस का ब्लेंड देता है। मोटुल 3100 इंजन ऑयल का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यूट्यूब शॉपिंग के टैग्स में भी मैंने टैग कर दिया है इसको, तो आप आराम से वहाँ से भी बाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड बहुत ही अच्छा इंजन ऑयल है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। 4000 से 5000 किलोमीटर तक आप बहुत आराम से चला लोगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्पार्क प्लग्स चेंज हो रहे हैं, तो सब कुछ फिट हो गया था बहुत अच्छे से। अब बाइक स्टार्ट करने की बारी थी, लेकिन मोमेंट ऑफ ट्रूथ आने ही वाला है एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। इस मोमेंट पे मैं बहुत एक्साइटेड था, बाइक को पहली बार स्टार्ट होते हुए देखना था। पार्ट्स चेंज होने के बाद चारों तरफ से बाइक को देख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चलो पैक हो गई। लेकिन इसके बाद भाई तो जैसा आपने देखा कि बाइक एक बार के लिए तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन बहुत अजीब सी आवाज़ कर रही थी। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बाय बाय।